गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं ट्रिकोलॉजी स्टडी ज़िला और आपका इस चैनल पे यानी ट्रिकोलॉजी स्टडी ज़िला पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर जो है वो 28 मार्च 2016 को सिर्फ सेकेंड में पूछा गया है। तो चलिए वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि 100 मिलियन जो है वो किसके बराबर होता है। तो आपको पता है कि 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन जो 10 लाख के बराबर होता है। उसी तरह 100 मिलियन जो होगा वो क्या कर देंगे हम लोग 100 इंटू 10 लाख। तो ये जो हो जाएगा, अगर ये देखें इतना लाख तो ये हो जाएगा 1 करोड़। तो 1 करोड़ को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 करोड़। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो एसआई मात्रक विद्युत आवेश बोले तो इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है एसआई यूनिट वो होता है कूलॉम। कितना? कूलॉम। तो यानी ऑप्शन बी जो होगा वो सही उत्तर होगा। और जो क्यू का फॉर्मूला अगर हम देखें, चार्ज बराबर आई इंटू टी होता है। तो आई जो होता है यहाँ पे क्या होता है, करंट और टी यहाँ पे होता है टाइम। और अगर देखा जाए, अगर आई का आपसे पूछ लिया जाए यूनिट तो क्यू अपॉन टी हो जाएगा। तो इसका यूनिट जो हो जाएगा कूलॉम पर सेकेंड। किसका ये यूनिट है? वो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। कूलॉम पर सेकेंड कहिए या फिर आप और एम्पियर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है। तो मैथ से ये जो टेबल दिया गया है, इस टेबल में दिया गया है कि मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 इन सभी मॉडल्स की जो क्या है इनकम है ये इस टेबल में दी गई है। तो इसी टेबल पे बेस जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से इस टेबल पे पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा गया कि किस अवधि में कार की कुल बिक्री 1 लाख से अधिक हुई है। तो कार की कुल बिक्री 1 लाख से अधिक हुई है ये हमें देखना है। तो हम सीधे सीधे देखिए, आप ये तो बिल्कुल 1 लाख नहीं होगा 1 लाख से अधिक। आपको सीधे जो है, अगर लास्ट वाला टेबल देखें, लास्ट वाली लाइन देखें तो ये सीधे 91, इस डेटा को देख के ही आप पता कर सकते हैं कि ये 1 लाख से ऊपर ही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन मतलब ये 2011 और 15 के टाइम में जो है बिक्री जो है वो 1 लाख से अधिक हुई है। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो 2011 से 15 के बीच में 1 लाख से अधिक बिक्री हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी, ये रहा कि इनमें से कौन सा निश्चित रूप से गलत है। तो निश्चित रूप से गलत है आपको बताना है कि लगता है कि कंपनी को मॉडल 2 से परेशानियां हैं। तो मॉडल 2 अगर हम देखा जाए तो मॉडल 2 में आप देख रहे हैं इसकी जो बिक्री है, इसका जो दाम है वो हमेशा क्या हो रहा है, घटता ही जा रहा है। तो यानी कुछ ना कुछ परेशानियां होंगी तभी तो इसकी जो बिक्री है, इसका जो प्राइस है वो हमेशा कम ही होता जा रहा है। तो ऑप्शन सेकेंड देखते हैं। ऑप्शन दूसरा क्या है कि लगता है कि कंपनी मॉडल 1 की बिक्री पर अधिक ध्यान दे रही है। तो मॉडल 1 की बिक्री पर देखते हैं कि क्या है। देखिए हाँ, मॉडल 1 की बिक्री पे देखिए ये हमेशा जो प्राइस है वो अधिक ही होता जा रहा है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि अधिक ध्यान दे रही हो, लेकिन ध्यान देने से क्या मतलब, ये तो कस्टमर पे डिपेंड करता है ना कि कस्टमर को वो चीज़ कितना पसंद आ रहा है और कितना नहीं पसंद आ रहा है। कंपनी कितना भी ध्यान दे अगर कस्टमर को पसंद नहीं आएगा तो उसकी बिक्री का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो चलिए ये देखिए आंसर हो सकता है। अगला देखिए, अगला ऑप्शन क्या है कि मॉडल ए की तुलना में मॉडल 3 की वृद्धि की दर ऊंची है। यानी पूछा गया है, बोला गया है कि मॉडल ए की जो बिक्री हो रही है वो मॉडल 3 के कंपैरिजन में क्या है, अधिक है। तो हाँ देखिए, क्योंकि इसकी जो बिक्री अगर कंपैरिजन देखें आप तो हर साल जो है वो बिक्री बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इसमें भी बिक्री बढ़ रही है लेकिन उतनी रफ्तार से, उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए कि कंपनी की कुल बिक्री में मॉडल 1 की बिक्री का हिस्सा बढ़ता ही जा रहा है। ये तो हमने देखा है कि मॉडल 1 का भी हिस्सा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। इसी से रिलेटेड पूछा गया है कि 2011 से 15 की अवधि 2011 से 15 की अवधि में मॉडल 1 व 2 की बिक्री की हिस्सेदारी में कितना अंतर है। तो कितना अंतर है देखिए,
ये बोला गया है 2011 से 15 के बीच में सिर्फ। तो हमें देखना, अगर देखिए हिस्सेदारी की बिक्री अगर देखा जाए तो हम तीनों को देखेंगे, तो तीनों का जब हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, हम डायरेक्ट आपको करके दिखा रहे हैं, इसकी वैल्यू जो आएगी वो 118025, ये इतनी आई है। इसको टोटल करेंगे तो ये टोटल इतना आएगा। लेकिन आपको पूछा क्या है कि एक मॉडल 1 और 2 की बिक्री का अंतर पूछा गया है, वो भी प्रतिशत में। तो इन दोनों की बिक्री का अगर हम अंतर निकालें तो हमारा आंसर आएगा 75200। अब इसका क्या कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। तो जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 63.7%, ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन के मैं ट्रिक बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इतने लंबे कैलकुलेशन डिवीज़न को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगी जिससे आप बड़े बड़े डिवीज़न को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक कक्षा में जो है वो 54 यानी 54 छात्र हैं, जिसमें से 24 जो हैं वो दूध पीते हैं और 28 जो हैं वो क्या पीते हैं, चाय पीते हैं और 8 छात्र जो हैं वो कुछ भी नहीं पीते। तो इसमें से बताना है कि कितने छात्र जो है वो दूध और चाय दोनों पीते हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए वेन डायग्राम से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर हम वेन डायग्राम बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा। और ये जो टोटल आप देख रहे हैं ना, ये क्या दर्शा रहा है, ये टोटल जो है वो 54 दर्शा रहा है। ठीक है, यानी कुल कक्षा को दर्शा रहा है, कुल कक्षा के छात्र को दर्शा रहा है। और अगर हमें पता करना हो कि कितने छात्र, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं, यानी ये जो गैप वाला रीज़न है, ये वाला रीज़न, ये जो है 8 छात्रों को दर्शा रहा है जो कि कुछ भी नहीं पीते, ना तो चाय पीते हैं ना तो दूध पीते हैं। और मान लीजिए ये दूध वाला रीज़न है, जो छात्र जो है दूध पीते हैं और जो छात्र जो है वो चाय पीते हैं, ये उनका है। तो अब देखिए क्या है कि 24 छात्र दूध पीते हैं, यानी दूध वाला रीज़न ये आ जा रहा है और चाय वाला रीज़न क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है। तो यानी ये वाला हिस्सा आपसे क्या हुआ, पूछा गया है। तो आप कैसे इस हिस्से को बताएंगे, देखिए आप क्या करिए, बहुत ही आसान है। अगर ये 8 है तो इस वाले रीज़न को हम देखेंगे, अगर इसमें 54 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 46। ठीक है, 46 आ जाएगा इसका, यानी ये वाला जो है रीज़न आपको आ गया। तो अगर आप इसमें से ये माइनस कर दें प्लस इसमें से ये माइनस कर दें तो हमें कौन सा, ये वाला रीज़न बचेगा। तो हम कैसे करेंगे, एक बार देखिए कि 46 24 प्लस 28 28 माइनस वो जो क्षेत्र हमें निकालना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स इधर आ जाएगा और इसको सम करेंगे तो ये 56 हो जाएगा माइनस 46 बराबर ये 47, ये 52 हो जाएगा और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 6। ओके, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 6 ऐसे छात्र हैं वो दूध और चाय दोनों पीते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक बस जो है वो एक घंटे में जो है वो कितनी दूरी तय करती है, 12 × 2/5 जो है दूरी तय करती है। और पूछा गया है कि इतने घंटे में जो बस है वो कितनी दूरी तय करेगी, आपको ये बताना है। तो बहुत ही आसान है। तो अगर हम देखिए इधर भी अगर मल्टीप्लाई कर दें 3/4 और इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दें, 12 × 2 है ना, × 3/4, तो आपका उत्तर क्या निकल आएगा। देखिए हम कुछ इरेज कर देते हैं, तो इसको कुछ इस प्रकार करते हैं, 3/4 घंटे में हमें निकालना है कितना दूरी चलता है बस, तो 5 × 2 × 3/4। अब इसको हम लोग क्या करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन से अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 60 और 62/5 × 8 + 3 11/4।
तो ये इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 20, ये हमने डायरेक्ट लिख लिया। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 11 को डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इससे करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 682 डिवाइडेड बाई 20। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 34.1। ओके, 34.1। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिन्हों मतलब ये जो नंबर दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही सेट बैठता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आप करके चेक कर सकते हैं कि 34 प्लस 16 और इसके बाद डिवीजन है 4 माइनस 12। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 26। ओके, अगला देखिए कि 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि 2020 का जो है वो पूछा जा सकता है कि जो 2020 में ओलंपिक होने वाले थे ये क्या हो चुके हैं? पोस्टपोन हो चुके हैं। अब ये 2021 में होंगे ओलंपिक। और कहाँ होंगे? ये होंगे टोक्यो में। टोक्यो में। और अगर इसका मस्कट की यानी शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर जो है वो मिराई टोवा है। मिराई, इसकी स्पेलिंग होगी MIRAITOWA, मिराई टोवा। एंड मीटी, MEITY। ये दो शुभंकर है, मीटी नहीं, सोमेटी, सॉरी आई फॉरगेट। तो इसका जो शुभंकर है देखिए ये जो है ये खेल मिराई टोवा जो है वो ओलंपिक के लिए, और ये जो है ये पैरा ओलंपिक के लिए सोमेटी जो है वो शुभंकर बनाया गया है। और अगर देखें, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी बार जो है वो ओलंपिक जो है वो कैंसिल हुआ है, तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि कितने टाइम जो है वो ओलंपिक कैंसिल हुआ है। देखिए ये वाला ओलंपिक कैंसिल नहीं, ये पोस्टपोन हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा। और पहली बार ओलंपिक कब हुआ था? 1896 में। और अगर विंटर ओलंपिक की बात करें तो विंटर ओलंपिक जो होगा वो 2022 में होगा, विंटर ओलंपिक। और कहाँ पे? बीजिंग में ऑर्गेनाइज किया जाएगा विंटर ओलंपिक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसलिए स्पोर्ट्स से जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर्स। तो अगला क्वेश्चन क्या है? जो चाप का वायलिन के साथ है वही प्लेक्ट्रुम पत्ती का है। सो गाइज आई डोंट नो दिस आंसर। मुझे ये वैसे तो आंसर इसमें दिया गया है कि 4 है और ऑप्शन सी है यानी सितार है, बट मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ। अगर आप लोग इसके आंसर के बारे में अगर आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक घड़ी है वो 1 घंटे में 5 मिनट तेज़ चलती है। एक घड़ी जो है वो 1 घंटे में 5 मिनट तेज़ चलती है, और अगर इसको दोपहर को 12 बजे सेट किया जाता है तो शाम को 6:30 बज रहे हैं। ठीक है, जब शाम को 6:30 बजे देखा जाता है तो वास्तविक समय कितना होगा? ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि समय जो है वो अधिक दिखाएगा। तो अगर 12 से 6 देखा जाए तो कितने, अगर एक घंटे में 5 मिनट फास्ट चलती है तो 6 घंटे में कितना फास्ट चलेगी? 30 मिनट फास्ट चलेगी। यानी अगर 6:30 में से अगर 30 मिनट हटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? शाम को 6 बज रहे होंगे। ये सही उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित है। तो देखिए, या तो आप इसे जैसे जिस मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं उस मेथड से आप निकालिए, या तो आप डायरेक्ट क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे? कि बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो विभाजित होनी चाहिए, यानी इन तीनों से विभाजित होना चाहिए। अगर देखा जाए तो ये जो ऑप्शन डी है ये 30 से विभाजित नहीं होगा, सीधे सीधे दिख रहा है कि ये 30 से विभाजित नहीं होगा। उसके ऊपर चलते हैं, ये 25 से नहीं विभाजित होगा, ये भी नहीं 25 से विभाजित होगा, लेकिन 900 जो है वो तीनों से विभाजित हो जा रहा है। आप चेक करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है।
तो जो पक्षियों के अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, और एंटोमोलॉजी किसको कहते हैं, जो कीटों के अध्ययन को हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। और बर्डोलॉजी जैसा कोई भी शब्द नहीं होता है। और हर्पेटोलॉजी किसको कहते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ठीक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के जो अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। रमेश से दिनेश जो है वो बड़ा है, तो रमेश से जो है वो दिनेश क्या है, बड़ा है, यानी दिनेश जो है, देखिए, यानी दिनेश जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, रमेश से, ये दिया गया है। दिनेश से बोमन जो है वो छोटा है, तो दिनेश से जो है वो बोमन क्या है, छोटा है। तो इन सब में से सबसे छोटा कौन है, तो ये बताना है। तो देखिए, हम तो पता ही नहीं कर सकते कि कौन छोटा है, रमेश छोटा है कि बोमन छोटा है, तो इसमें हम पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सबसे बड़ा है, तो दिनेश जो होगा वो सही उत्तर होगा। ओके, देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2015 में पुरुषों को का जो फ्रेंच ओपन हुआ था वो पुरस्कार किसने जीता था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 2020 में जो ग्रैंड स्लैम हुए हैं टेनिस के, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें कि जितने भी इंपॉर्टेंट टेनिस टूर्नामेंट होते हैं उन सब में से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, फिर होता है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन जो है जो है अभी यूएस ओपन हो रहा है, जिसका रिजल्ट जो है वो 13 सितंबर को आएगा, यानी 13 सितंबर को क्या है, फाइनल मैच है किसका, यूएस ओपन का। और विंबलडन जो है इसको जो है कैंसिल कर दिया गया है। और फ्रेंच ओपन जो है वो, और फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन जो है वो हो चुके हैं। तो इसके विनर को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर कौन है, नोवाक जोकोविच है। और अगर देखिए, ये मेंस सिंगल में जो है नोवाक जोकोविच है। अगर वोमेन सिंगल में देखा जाए तो सोफिया केनिन जो है वो वोमेन सिंगल में विनर हैं। और अगर फ्रेंच ओपन में बोला जाए तो फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल जो है वो मेंस सिंगल में विनर है। और अगर देखा जाए किसमें, वोमेन सिंगल में, तो वोमेन सिंगल में विनर है एशले बार्टी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के जो है गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये क्वेश्चन जो है वो अंडर डिस्क्रिपेंसी है। तो लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो हम क्या लगाते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। यदि घड़ी में, क्या पूछा गया है, यदि घड़ी में 10 बजे हो, 10 बजे हो, तो घंटे और मिनट के बीच में जो है वो सुइयों की डिग्री का कोड बताना है। यानी कितने बजे हो, 10 बजे हो, ये 9 हो गए, ये 10 बज रहे हैं। और देखिए, यानी छोटी सुई जो है वो यहाँ पे होगी और बड़ी सुई यहाँ पे होगी, 12 पे होगी। तो जो ही क्या कहलाएगा, 10 बज रहे हैं। तो हमें इनके बीच का क्या बनाना है, कोड बताना है। तो कितने होंगे, कितना डिग्री कोड बनेगा। तो इसके लिए आप फॉर्मूला आसान, बहुत ही आसान है, कैसे याद करेंगे, जो भी एंगल फाइंड करने के लिए होता है। तो थीटा इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे, मॉड में 30h माइनस 11/2 मिनट। तो अब देखिए, आर में आप कितना रख दीजिए, 10 बजे हैं तो घंटे की सुई कितनी होगी, 10 पे होगी। और मिनट तो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो ही है, ठीक है। तो कुछ नहीं है तो ज़ीरो है, यानी 12 पे है तो भाई कुछ मिनट हुआ ही नहीं ना, तो ज़ीरो रख देंगे। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितना डिग्री आया, 300 डिग्री आया। लेकिन 300 डिग्री तो हम लगा नहीं सकते, ठीक है। अगर 180 से अधिक अंक आता है, डिग्री आता है, तो आप इसको किससे माइनस कर दीजिए, 360 में से माइनस कर दीजिए। 360 में से जब हम 300 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जो होगा वो सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन एक चार्ट पर आधारित है। उसमें जो है दिवस दिया गया, किन किन दिन जो है वो ट्रेन दुर्घटनाओं से मृत्यु होती है। तो ये आपको डेटा देखना है। और पूछा गया पहला क्वेश्चन कि ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्यु रिकॉर्ड सप्ताह के किस दिन सर्वाधिक हुआ है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सप्ताह की आप देख लीजिए, यानी कि शुक्रवार को जो है वो सबसे अधिक एक्सीडेंट्स हुए हैं ट्रेन से, यानी 220 सीधे पता चल रहा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 220 जो है एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा हुए हैं। तो कौन सा दिन है, वो दिन शुक्रवार। तो शुक्रवार ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19,
सप्ताह के प्रतिदिन का औसत मृत्यु दर क्या है? तो सप्ताह के प्रतिदिन का औसत मृत्यु दर अगर आपको पता करना है तो सिंपली इन सभी को क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी 7 को जब हम इन सभी को सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 41211। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 173। जब आपको डिवाइड करके आप इसको देख लीजिएगा, 173 इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर होगा। इसी पर आधारित जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस दिन सर्वाधिक मृत्यु हुई और जिस दिन मतलब सबसे कम मृत्यु हुई है तो उनके बीच का अंतर कितना होगा। तो देख लेते हैं कि सबसे अधिक मृत्यु जो है वो शुक्रवार को हुई है 220, और सबसे कम मृत्यु अगर टेबल में देखा जाए तो 124 है। तो 220 में से अगर 124 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 96। तो कौन सा आंसर ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर चिप को जो हम लोग माइक्रोचिप भी कहते हैं, और सीपीयू का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक आयत का परिमाप, यहाँ पे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, यदि एक आयत यानी एक रेक्टेंगल का जो है वो क्या पूछा गया, परिमाप यानी पेरीमीटर दिया गया है, वो कितना है, वो 24 सेंटीमीटर है। तो इसका जो परिमाप होता है, परिमाप का फॉर्मूला जानते हैं, 2 × L+B बराबर 24 ये होगा। और इसमें दिया गया है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की 2 गुनी है, तो यानी L बराबर 2B। तो जब L बराबर 2B इसमें हम रखेंगे तो हमें B की वैल्यू जो होगी वो कितनी मिल जाएगी, 4। तो जब B की वैल्यू 4 हुई तो L की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको एरिया जानते ही हैं, एरिया L इंटू क्या होता है, L इंटू B। तो जब 8 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32। तो ऑप्शन जो होगा B इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, यदि जानवी जो है, 1 सेकेंड, यदि जानवी जो है वो 1,25,000 रुपये 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है, ठीक है, यानी जो जानवी ने कितने उधार लिए, इतने पैसे जो है वो 8% की वार्षिक दर से उधार लिए हैं, और 2 वर्ष तक यानी 2 वर्ष बाद की जो है अंत में इसने जो है वो पैसे अदा कर दिए हैं, तो वो जो है कितनी धनराशि अदा करेगी। तो ये आपसे पूछा गया है। तो अगर मान लेते हैं हम कि उसने 100 रुपये जो है वो धार लिए, तो 1 वर्ष बाद ये देखिए CI से सॉल्व होगा, ठीक है, तो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो अगर हम देखते हैं कि 100 अगर 100 रुपये उधार लिए तो उसे पहले वर्ष कितना देना पड़ेगा, 108 रुपये, है ना, और दूसरे वर्ष उसे कितना देना पड़ेगा, 100 अगर दूसरे वर्ष भी देखा जाए तो 108। तो अगर हम देखा जाए इसको तो ये कितना हो जाएगा, यानी उसने कितने उधार लिए हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करें हम लोग, देखिए 108 को अगर 108 से मल्टीप्लाई करें तो हमने इसके मल्टीप्लिकेशन को एक ट्रिक के माध्यम से बताया था। अगर आपने वो ट्रिक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है इसको मैं कितनी आसानी से कर दूँगी। तो ये इसका आंसर जो आएगा 116 और 64, इसका आंसर ये आएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो लेकिन इतने पैसे उसने नहीं लिए, बल्कि कितने लिए, इतने लिए, यानी ये किसका, इसका कितना गुना है, 125/10 गुना है, ठीक है, ये साफ साफ दिख रहा है। तो उसी तरह जब हम इसको, यानी ये भी पैसे कितने होंगे, 125/10 गुना, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही आंसर होगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 64 × 125/10। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन आपका ए आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। तो इस में अगर दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में देखा जाए तो कौन है, वो हीलियम है।
अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वो कौन है, हाइड्रोजन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 25 देखते हैं कि पता लगाइए कि इनमें से कौन सा समूह जो है वो इनसे मेल नहीं खाता। आपको सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए वृत्त, इसका आकार हम देखते हैं, ये सर्कल, वर्ग यानी स्क्वायर, आयताकार यानी रेक्टेंगल, त्रिभुज यानी ट्रायंगल और अष्टकोण यानी जिसकी 8 भुजाएं हों। बना लीजिएगा आप लोग जैसे भी। तो देखिए सबकी भुजाएं हैं लेकिन इसकी भुजाएं नहीं है, तो ये जो है वो ऑड हो जाएगा।